दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। और वहीं अगली खबर बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक की मांग कि महेंद्र सिंह धोनी को मिलना चाहिए भारत रत्न। जी आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया। धोनी के रिटायरमेंट पर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उनके सम्मान में जर्सी नंबर 7 को रिटायर करने लेकर फेयरवेल मैच करवाए जाने की मांग भी उठ रही है। और वहीं धोनी के लिए विभिन्न मांग उठाने वालों में मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री व कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा का नाम भी शामिल हो गया है। विधायक शर्मा ने धोनी को भारत रत्न दिए जाने की मांग उठाई है। बता दें कि भोपाल दक्षिण पश्चिमी सीट से विधायक शर्मा ने ट्वीट करके कहा है कि भारतीय क्रिकेटर को पूरी दुनिया में विजेता के रूप में स्थापित करने वाले देश के रत्न महान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। शर्मा ने न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा कि धोनी खेल के भारत रत्न हैं। उन्होंने क्रिकेट में देश का नाम ऊंचा किया है, इसलिए धोनी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। तो दोस्तों जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार ने इस तरीके की मांग की है कि धोनी को भारत रत्न अवार्ड देना चाहिए, तो आप लोगों की इसमें क्या राय है, आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो जिस तरीके से मुंबई की जो मेयर बोली है मंदिर मस्जिद की जगह स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, तो क्या इनका बोलना सही है, आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर बता दें, शिवसेना का पीएम मोदी पर तंज, कहा हम प्रवचन ही देते रहे और रूस वैक्सीन बनाकर आत्मनिर्भर बन गया। जी हां, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस की महामारी का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। सोमवार को कोरोना से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 26 लाख के पार पहुंच गई। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच शिवसेना ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तंज कसा है। आपको बता दें पार्टी के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में लेख लिखते हुए कहा कि रूस ने कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन बनाकर दिखा दिया कि वो आत्मनिर्भर है और भारत में आत्मनिर्भर होने को लेकर केवल बातें बनाई जा रही हैं। अपने लेख में संजय राउत ने कहा कि जिस समय रूस की वैक्सीन को गलत साबित करने के लिए पूरी दुनिया में एक मुहिम छिड़ी हुई है और उस वक्त राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी बेटी के ऊपर ही उस वैक्सीन का ट्रायल कराया और अपने देश में एक आत्मविश्वास पैदा किया। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड के उसके सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि नागपुर शहर किस राज्य में स्थित है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस सबा कमर के खिलाफ हुई एफआईआर दर्ज, मस्जिद में शूट किया निकाह का सीन। जी हां, आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर इरफान खान के साथ नजर आ चुकी फिल्म हिंदी मीडियम में पाकिस्तानी एक्ट्रेस सबा कमर एक बार फिर से मुश्किलों में आ गई हैं। पाकिस्तान की लाहौर पुलिस ने सबा कमर के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई है और उन्हीं के साथ सिंगर बिलाल सईद के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। सोशल मीडिया पर सबा कमर और सिंगर बिलाल सईद का एक छोटा सा वीडियो काफी वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि सबा और बिलाल ने लाहौर के एक मस्जिद में म्यूजिक वीडियो शूट किया था, जिसके कारण दोनों विवाद में फंसते हुए नजर आ रहे हैं और इस वीडियो में एक निकाह का सीन फिल्माया गया है। सबा कमर का ये वीडियो मस्जिद के अंदर शूट हुआ है, जिस पर मुस्लिम समाज काफी नाराज हो रहे हैं। तो दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक के हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दे और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। बढ़ते और हमें अगली खबर में आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर कुणाल कामरा ने ट्वीट कर खड़ा किया विवाद। एससी के पूर्व जज काटजू ने दी ये प्रतिक्रिया। जी हम बात करें कि स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा अक्सर ही विवादों में घिरे रहते हैं। अब एक बार फिर से विवादित ट्वीट के जरिए कुणाल ने कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है। आपको बता दें कुणाल का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो गया है और इसके चलते तमाम सोशल मीडिया यूजर्स उनकी आलोचना भी कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, कुणाल कामरा के इस ट्वीट पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने भी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल कामरा के ट्वीट की बात करें तो उन्होंने 15 अगस्त को लिखा कि 1947 में आज ही के दिन भारत ने अंग्रेजों से आजादी पाई थी और 16 मई 2014 को भारत ने कॉमन सेंस से आजादी पाई। स्वतंत्रता दिवस पर कुणाल कामरा का ऐसा ट्वीट करना काफी सारे सोशल मीडिया को जरा भी नहीं भाया और उन्होंने कामरा को ट्रोल करना शुरू कर दिया। और वहीं कामरा के इस ट्वीट पर मार्कंडेय काटजू ने प्रतिक्रिया की बात करें तो उन्होंने लिखा कि सही मायने में स्वतंत्रता दिवस तब आएगा जब भारत में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, स्वास्थ्य सेवा की कमी और अच्छी शिक्षा, मूल्य वृद्धि, भ्रष्टाचार, अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार आदि समाप्त हो जाएगा। और हमें अगली खबर बता दें कि बीजेपी नेता
हेट स्पीच नजरअंदाज करने के आरोप पर फेसबुक ने कहा, हमारी पॉलिसी कोई पार्टी नहीं देखती। जी हाँ, हम बात करें कि अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक आर्टिकल में दावा किया गया है कि फेसबुक बीजेपी नेताओं के हेट स्पीच वाले पोस्ट पर कार्रवाई नहीं करती है। अब फेसबुक ने इस मामले पर अपनी सफाई दी है। आपको बता दें, फेसबुक ने कहा कि उनकी कंपनी कोई पार्टी नहीं देखती है। कंपनी अपनी पॉलिसी बिना कोई राजनीतिक पार्टी देखे बनाती है। कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि हम हेट स्पीच या हिंसा भड़काने वाले कंटेंट के खिलाफ हैं। कंपनी अपनी पॉलिसी बिना राजनीतिक पार्टी देखे लागू करती है। हम इन पॉलिसियों को लागू करने और अपने प्रयासों के नियमित आकलन को लेकर प्रतिबद्ध हैं ताकि निष्पक्षता और सटीकता बनी रहे। और वहीं जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें, देश के 6 राज्यों में मंडराया भारी बारिश का खतरा। राजस्थान, उत्तराखंड में रेड अलर्ट। जी हम बात करें कि भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा कि 18 और 19 अगस्त को राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा समेत पूर्वोत्तर के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई गई है। इसलिए उसने यहां अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड और गुजरात में पहले से ही रेड अलर्ट जारी है, तो वहीं ओडिशा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मालूम हो कि राजस्थान पहले से ही मौसम की मार झेल रहा है। बीते शुक्रवार को तो यहाँ भारी बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए थे और कहीं बारिश की वजह से 6 लोगों की जान भी गई थी। आपको बता दें कि पूरे 39 साल के बाद जयपुर में महज 10 घंटे में 7.24 इंच वाली बारिश हुई। इससे पूरा शहर दरिया बन गया था। राज्य में बारिश का सिलसिला यूं ही चालू है और अगले 2 दिनों के अलर्ट के बाद लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, आज की जो पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें, ड्रैगन को लगा जोर का झटका। चीन छोड़ भारत में मोबाइल फोन यूनिट लगाएगी 2 दर्जन कंपनियां। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस प्रेरित लॉकडाउन की तबाह हुए अर्थव्यवस्था अब पटरी पर लौटने लगी है और अधिकांश कंपनियां चीन छोड़कर भारत जैसी पड़ोसी देशों में निवेश के लिए आगे बढ़ रही है। चीन छोड़ने वाली ऐसी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए मोदी सरकार ने मार्च में कई तरह के प्रोत्साहनों की घोषणा की थी। उसका ही असर कह सकते हैं कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर एप्पल तक 24 कंपनियां अब भारत में $1.5 अरब के निवेश करने जा रही है। और हमें अगली खबर बता दें कि मुंबई की मेयर बोली कि मंदिर मस्जिद की जगह स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च हो पैसा। जी हम बात कर रहे हैं कि देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 26 लाख के पार पहुंच गई है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां अब तक के 1.28 लाख मामले आ चुके हैं, जिसको लेकर बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है, जिस वजह से धीरे धीरे वहां हर हालात भी सुधर रहे हैं। इस बीच मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर का बड़ा बयान सामने आया है। पेडनेकर के मुताबिक मंदिर और मस्जिद बनाने की बजाय स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने पर जोर देना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में किशोरी पेडनेकर ने कहा कि तमाम चुनौतियों के बावजूद मुंबई कोरोना वायरस से निपटने में सफल रही है। जैसे ही भयानक स्थिति उत्पन्न होने वाली थी, हमने सही कदम उठा लिए। उनके मुताबिक जब पीएम मोदी ने मार्च में देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान किया था, उससे पहले ही सीएम उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन कर दिया था। उन्होंने बताया कि 1.25 करोड़ की आबादी वाले मुंबई में जनसंख्या, घनत्व और झुग्गियां ज्यादा हैं। इस वजह से कोरोना वहां पर चुनौती बन गया है। इसलिए उन्होंने 40 फॉर्मूला लागू किया, यानी ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और ट्रैकिंग। कोलीवाड़ा और धारावी जैसे हॉटस्पॉट में अब तेजी से सुधार हो रहा है। तो दोस्तों, और हमें अगली खबर बता दें, एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बोले राहुल गांधी कि फेसबुक को बीजेपी करती है कंट्रोल, केंद्रीय मंत्री का पलटवार। जी हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक विदेशी अखबार के लेख का हवाला देते हुए भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर निशाना साधा। उन्होंने आरएसएस और बीजेपी पर भारत ने फेसबुक और व्हाट्सएप पर नियंत्रण या कब्जा करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी पिछले कुछ समय से बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं और वहीं कोरोना वायरस, चीनी घुसपैठ और बेरोजगारी समेत विभिन्न मुद्दों पर मोदी सरकार को आड़े हाथ ले चुके हैं। राहुल गांधी ने रविवार को अपने ट्वीट में लिखा कि भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप पर बीजेपी और आरएसएस का कब्जा है। ये इसके जरिए फेक न्यूज और नफरत फैलाते हैं। वे चुनाव को प्रभावित करने में भी इनका इस्तेमाल करते हैं। आखिरकार अमेरिकी मीडिया में फेसबुक के बारे में सच बाहर आ गया।
जान लेते हैं क्या है देश भर में कोरोना संक्रमितों की ताजा हालात। जी आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 26 लाख के पार। आपको बता दें 51,045 की मौत और महाराष्ट्र में 11,000 से अधिक नए मामले। जी हम बात करें कि देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में दिन ब दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। देश में इस वायरस से संक्रमितों की संख्या 26 लाख के पार पहुंच गई है। कोविड-19 इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक देश में कोरोना के अब तक के 26,47,316 केस दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से 19,18,073 लोग ठीक हो चुके हैं। हालांकि इनमें से 51,045 लोगों की जान भी जा चुकी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 57,982 नए मामले सामने आए हैं। अगली खबर की ओर और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज का आरोप कि बीजेपी ने चुनावी रणनीति के तहत शाहीन बाग में कराया था धरना। जी आपको बता दें कि दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर शाहीन बाग का मुद्दा चर्चा में है। रविवार को दिल्ली बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू की मौजूदगी में शाहीन बाग के सामाजिक कार्यकर्ता और सीएए विरोधी प्रदर्शन में शामिल शहजाद अली ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। और वहीं सोमवार को आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि शाहीन बाग का धरना एक रणनीति के तहत बीजेपी द्वारा प्रायोजित था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पहले दिल्ली का चुनाव बिजली पानी के मुद्दे पर लड़ा जाता था, सड़क और प्रदूषण के मुद्दे पर लड़ा जाता था, लेकिन इस बार जो दिल्ली का चुनाव बीजेपी ने लड़ा वो शाहीन बाग के मुद्दे पर लड़ा गया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी की चुनाव लड़ने की जो रणनीति होती है वो कोई ऐसा नहीं होती कि प्रवेश वर्मा नाम का कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से ऐसी रणनीति बना ले या कोई अनुराग ठाकुर उसका फैसला कर ले। बाकायदा उच्च स्तर के नेताओं द्वारा बैठकर रणनीति तैयार की जाती है कि इस चुनाव में रणनीति क्या रहेगी। ये बाकायदा तय किया गया था कि दिल्ली का चुनाव बीजेपी शाहीन बाग के मुद्दे पर ही लड़ेगी। उन्होंने कहा अब समझ आ रहा है कि बीजेपी और शाहीन बाग के तार जुड़े हुए थे, अब ये साफ हो गया कि कनेक्शन जुड़ा हुआ है। बता दें ओवैसी ने फेसबुक की विश्वसनीयता पर उठाए सवाल, बोले हो गया बीजेपी से रिश्तों का खुलासा। आपको बता दें कि अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं। 2016 के चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी का पक्षपात करने का आरोप झेल चुके ट्विटर और फेसबुक नए नियम लेकर आए हैं, लेकिन भारत में भी फेसबुक के नियमों पर बहस शुरू हो गई है। भारत में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने फेसबुक की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा कि अलग अलग लोकतंत्रों में फेसबुक के अलग अलग मानक क्यों हैं? ये किस तरह का निष्पक्ष मंच है? ये रिपोर्ट बीजेपी के लिए नुकसानदेह है। ये समय है कि बीजेपी के फेसबुक के साथ संबंधों का खुलासा हो गया है और फेसबुक कर्मचारी पर बीजेपी के नियंत्रण की भी प्रकृति सामने आई है। और दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में सोने और चांदी का भाव। आपको बता दें नहीं थम रहा सोने में गिरावट का सिलसिला। जानिए गिरते गिरते क्या हो गई है नई कीमत। तो दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन की घोषणा के बाद से सोने की कीमतों में जो गिरावट आई थी वे खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कभी अगर सोना थोड़ा सुधर जाता है तो अगले ही दिन उसमें गिरावट दिखने मिलती है और अभी भी सोने की गिरावट के साथ खुला शुक्रवार को 52,227 के स्तर पर बंद हुआ। सोना आज नए कारोबारी सप्ताह के पहले ही दिन 73 रुपए की मामूली गिरावट के साथ 52,151 के स्तर पर खुला रहा। परेशानी की बात यह है कि सोने में गिरावट इसके बाद के कारोबार में भी बढ़ती ही जा रही है। बाजार खुलने के महज चंद मिनटों के कारोबार में ही ऐसा भी वक्त आया जब सोना ने 52,220 रुपए का उच्चतम स्तर और 52,113 रुपए का निम्नतम स्तर छुआ, यानी उच्चतम स्तर भी गिरावट की भरपाई वाला नहीं रहा।